गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं क्लास 7th और आपका सब्जेक्ट है सामाजिक विषय। और सामाजिक विषय में उप विषय आपका भूगोल, और भूगोल का आपका पार्ट 3 है धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक कारक। उसमें आपका है आंतरिक कारक। दो प्रकार के कारक होते हैं, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। और इस पार्ट में आप किसके बारे में पढ़ेंगे? आंतरिक कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पृथ्वी का धरातल है वो सभी जगह पे आपने देखा एक सा नहीं है ना। कहीं पे ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, और मतलब कहीं ढांचा, मतलब ऊपर कभी नीचे। तो जो पर्वत हैं कहीं पर सागर हैं, और कहीं पर क्या है? पठार हैं, और कहीं पर मैदान है। तो पर्वत, पठार और मैदान जो है वो सब एक समान नहीं होते हैं। मतलब जो इनकी आकृतियाँ वो सबकी समान नहीं है। कभी ये मतलब एक जगह से अगर आप दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि जो पर्वत है उनका एक आकार नहीं है, कि मतलब वो एक साइज के नहीं, कहीं ऊंचे हैं कहीं नीचे हैं, और वो एक ही जैसे नहीं रहते हैं। वो समय के साथ उनमें परिवर्तन होता रहता है। समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, मतलब कभी वो ऊंचे हो जाते हैं, कभी नीचे हो जाते हैं। और ये किस वजह से होते हैं? ये इनमें आकस्मिक परिवर्तन होता रहता है। और भूपृष्ठ पर स्थल आकृतियों का निर्माण है, उनमें होने वाला परिवर्तन कैसे होता है? तो वो कैसे होता है इसको हम जानेंगे। स्थल मंडल जो हमारा जमीन है, स्थल मंडल, स्थल किसको कहते हैं? जमीन को कहते हैं। स्थल मंडल क्या है? ये अनेक दंड खंडों में विभाजित है। और स्थलीय जो इसके अंदर होती है वो क्या होती है? स्थलीय प्लेट होती है। जब वो प्लेटें हिलती हैं या आमने सामने आती हैं या गति करती हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है? हमारे जो होती हैं प्लेटें हिलती हैं, उसकी वजह से बहुत सारे परिवर्तन हमारे स्थल पर होते रहते हैं। और जो प्लेटें हैं वो दुर्बल मंडल पर धीमी गति से तैरती रहती हैं, और इनकी जो वार्षिक गति होती है केवल कुछ मिलीमीटर होती है, मिलीमीटर में होती है। और इस गति को क्या कहते हैं? इस गति को कहते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट। इस गति को टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो धरातल पर चौड़ी दरारें बन जाती हैं, तो वो भ्रंश घाटियाँ कहलाती हैं। और जो भ्रंश घाटियाँ और भ्रंश पर्वतों का निर्माण करती हैं। भ्रंश किसको बोलते हैं? इंग्लिश में फॉल्ट को बोलते हैं। निर्माण करती हैं। और जो तलहटी पर लावा होता है वह क्या होता है? उनका जमाव हो जाता है। जब आपने देखा है लावा होता है ज़मीन पर फैलता है, तो उसके जमाव से मध्य महासागरीय घटकों का निर्माण होता है। और इसी प्रकार जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो मोड़दार पर्वतों का, मतलब इस तरीके से पर्वत का निर्माण हो जाता है। और हिमालय में इसी प्रकार निर्मित है। और जब प्लेटों की गति समुद्र के नीचे होती है तो महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। और प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त इसी प्रकार बना है। और अधिकतर भूकंप तथा ज्वालामुखी जो होते हैं वो विस्फोटक की घटनाएं इन स्थानों पर घटित होती हैं। और धरातल पर परिवर्तन होने पर हम उनकी आकृतियों के आधार पर उन्हें दो प्रकार में बांट देते हैं, है ना। और आंतरिक बल क्या होता है? जो जमीन के अंदर से बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक बल कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है दीर्घकालिक बल और दूसरा होता है आकस्मिक बल। और आपका दीर्घकालिक बल भी दो भागों में है, बलन और भ्रंशन। और आकस्मिक बल भी आपका दो है, ज्वालामुखी और भूकंप। तो दीर्घकालिक बल क्या होता है? जो जमीन के अंदर धीरे धीरे से परिवर्तन होते हैं जिनको मनुष्य महसूस नहीं कर पाता, वो परिवर्तन हमारे क्या होते हैं? दीर्घकालिक बल के कारण होते हैं। जैसे पठार है, महाद्वीप है, इन सब का बनना जो होता है वो क्या कहलाता है? दीर्घकालिक बल कहलाता है। अब दीर्घकालिक बल में आपका आ गया वलन। वलन आपको पता है इस तरीके से जो होता है वो वलन कहलाता है। जब जो जमीन के अंदर की प्लेटें होती हैं जब वो एक दूसरे के सामने आ जाती हैं, जब एक दूसरे वलन, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोल्डिंग। क्या बोलते हैं? फोल्डिंग बोलते हैं। जब दो प्लेटें आमने सामने गति करती हैं तब दबाव की क्रिया होती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि धरातल पर मोड़ आ जाते हैं, मतलब इस तरीके से आ जाते हैं, ऐसे करके, ऐसे, मतलब ये हो जाते हैं हमारे इस तरह से, ऐसे ये मोड़ आ जाते हैं। तो ये जो मोड़ आते हैं तो ये क्या होता है? इससे किसका निर्माण होता है? वलित पर्वत का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जिस तरीके से मोड़ आ गए ये, इससे वलित पर्वत का निर्माण होता है। और मोड़ के बीच में घाटियाँ बनती हैं। जो ये मोड़ है ये हमारी क्या हो गई? ये घाटियाँ हो गई। तो इन घाटियों में जो है हिमालय है, आल्प्सा है, रॉकीज़ है, एंडीज़ आदि मोड़दार जो हैं ये पर्वत के प्रमुख उदाहरण। भ्रंशन
भ्रशन दूसरा आपका बल है, दीर्घकालिक बल जो होता है भ्रशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्टिंग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉल्टिंग। जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जब विपरीत में होंगी तो वो एक दूसरे को इस तरीके से एक दूसरे की तरफ एक दूसरे से विपरीत खींचेंगी, तो इनसे क्या होता है लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती है। लंबी गहरी दरारें जो पड़ जाती हैं उनको क्या कहते हैं, भ्रंश कहते हैं। और इन्हीं भ्रंश रेखाओं के सारे भूपट्टी का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ नीचे दब जाता है। जो ऊपर उठा भाग होता है उसे बोलते हैं हॉर्स्ट, क्या बोलते हैं, हॉर्स्ट या ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। और नीचे दबे हुए भाग को बोलते हैं भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत जो है वो आपके ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं, और भ्रंश घाटी के उदाहरण जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं। और आकस्मिक बल क्या होता है, आकस्मिक बल द्वारा घटनाएं अचानक एवं त्वरित होती हैं, इनका हम तत्काल प्रभाव पड़ता है। और ज्वालामुखी और भूकंप जो होते हैं वो हमारे आकस्मिक बल होते हैं, इनके कारण भूपटल के ऊपर विनाशकारी परिवर्तन होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आकस्मिक बल। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के बारे में आपने सुना होगा, ज्वालामुखी को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्केनो। और इस ज्वालामुखी का अर्थ होता है जिसके मुख पर आग निकलती हो। ज्वालामुखी वो तो आप नाम से पता चला, ज्वालामुखी जिसके मुख पर आग निकलती है। ज्वालामुखी विस्फोटक अचानक से होता है और इसमें से क्या क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है, गैस निकलती है, राख निकलते हैं, पत्थर कंकड़ आदि तेजी से बाहर निकलते हैं। और इन्हीं सब वस्तुओं का निकास जो होता है वो एक संकरी नली से होता है, तो उसको कहते हैं निकास, जो होता है उसको कहते हैं निकास नली। और जब मैग्मा का धरती पर आने के लिए, जो मैग्मा होता है वो धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है और इस छिद्र को कहते हैं वीवर। इस छिद्र को वीवर कहते हैं और इसका वीवर का निर्माण होता है। और वीवर क्या करता है, जब ज्वालामुखी का उद्गम शांत हो जाता है तो उस वीवर पे क्या हो जाता है, लावा इकट्ठा हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, जो क्रेटर झील का निर्माण करता है। और भीतर के पदार्थ को बाहर निकालकर धरातल पर जमा होता रहता है, जैसे उसमें से ज्वालामुखी से निकलता रहता है और वैसे करके गिरता रहता है, तो क्या होता है एक शंकु के आकार की आकृति बना लेता है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। कभी कभी धरती की सतह पर लंबी दरार बन जाती है और लंबी दरार बनने से क्या होता है, उसके अंदर जो मैग्मा रुका हो वो निकल के बाहर ज़मीन पर फैलना शुरू हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो लावा होता है। और उससे क्या बन जाते हैं, लावा के पठार बन जाते हैं। और ये हमारे दक्षिण में जो पठार है वो हमारा इसी प्रकार का पठार है। और ये ज्वालामुखी जो है उसका उद्गार कैसे होता है, क्यों होता है, तो ज्वालामुखी जहाँ पर भूतल कमज़ोर होता है वहाँ पर एसिथोस्फीयर का मैग्मा जो होता है वो उस भाग को तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करता है, जो हमें ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देता है। इसका उदाहरण जैसे आप दीपावली पे अनार छोड़ते हो, जब हम अनार को रखते हैं जलाते हैं उसके अंदर से राख भी निकलती है, गैस भी निकलती है, तो वो निकल करके ऊपर जाती है फिर आकर ज़मीन पर गिर जाती है। इसी तरह से हमारा ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी फटता है तो जो उसके मुँह से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, पत्थर निकलता है, मैग्मा निकलता है और राख भी निकलती है और बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं जो ज़मीन पर जमा हो जाते हैं। और इसी तरीके से ज्वालामुखी पर्वत और पठार का निर्माण होता है। तो सबसे पहले सक्रियता के अनुसार हमारे ज्वालामुखी 3 वर्गों में सक्रिय ज्वालामुखी, तो ये आपको नाम से पता चला सक्रिय। तो सक्रिय क्या होता है, सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं, इनके मुख पर लावा हमेशा निकलता रहता है। और स्ट्रामोली ज्वालामुखी जो भूमध्य सागर में है, एक द्वीप में स्थित है, इसमें सदैव उद्गार होने से आसपास के क्षेत्र को प्रकाशमान करता था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाशीय स्तंभ कहते हैं। और जो सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं तो आपके एंटना और स्ट्रामोली नामक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इसके बाद आता है आपका सुप्त। तो सुप्त आपको पता है, सुप्त मतलब लेजी, मतलब जो धीरे धीरे होता है। जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम अर्थात कभी कभार होता है तो उस ज्वालामुखी को सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और ये जापान का जो फ्यूजियामा और इटली का वेसुवियस सुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके बाद आता है आपका शांत ज्वालामुखी। तो शांत मतलब जो ज्वालामुखी कभी उद्गार हुआ था किंतु अब उसमें उद्गार नहीं हो रहा, वो क्या कहलाते हैं, आपके शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। और इसके जो मुंह है, ये ज्वालामुखी का जो मुंह है वो पदार्थों से भरकर बंद हो जाता है और इस मुख को क्या कहते हैं, इस मुख को क्रेटर, इस मुख में जो होता है उसको क्रेटर कहते हैं। और क्रेटर में पानी भर जाता है और उससे क्या बन जाती है, हमारी क्रेटर झील बन जाती है। और क्रेटर झील जैसे आपकी म्यांमार में पोपा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में आपकी और
औरंगन राज्य की क्रेटर झील के प्रमुख उदाहरण हैं। और विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से? एटना है, वेसुवियस है, फ्यूजियामा है, पोपा है, बैरन है, म्यान है, कारकोटाऊ आदि हैं। और ज्वालामुखी के क्षेत्र कौन कौन से हैं? भूकंप के क्षेत्र वाले 3 पेटियाँ भूकंप के क्षेत्र में प्रमुख श्रृंखलाएँ हैं। परिप्रशांत महासागर की पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी। और जो ये आपके ज्वालामुखी हैं, इनसे लाभ क्या होता है? ज्वालामुखी के फटने से लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? ज्वालामुखी के फटने से क्या होता है? एक तो जो लावा से बनी मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है, वो हमारे कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है। और ज्वालामुखी के विस्फोट से बहुमूल्य पदार्थ निकलते हैं, लोह निकलते हैं, खनिज पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। और गर्म ज्वालामुखी क्षेत्र में गर्म जल स्रोत निकलते हैं जिनसे गंधक निकलता है, और गंधक बहुत सारे रोगों के लिए लाभकारी होता है। और क्रेटर झील के बनने से ये पर्यटक स्थल बन जाते हैं, और यहाँ पे लोग मतलब जो पानी है इसका वो सिंचाई के काम भी आता है। और इनके हानिकारक क्या हैं? इनसे जो ज्वालामुखी फटता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले जो लावा है, नीचे वनस्पति और जीव जंतु दब जाते हैं। और ज्वालामुखी के कारण सीमावर्ती भागों में क्या होता है? भूकंप आता रहता है, और लावा के प्रभाव से सैकड़ों किलोमीटर तक के खेत, मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। और फलस्वरूप समुद्री जीव जैसे मछलियाँ आदि क्या होती हैं? अगर जब समुद्र में ज्वालामुखी फटता तो मछलियाँ आदि मर जाती हैं। ज्वालामुखी उद्गार में कई जहरीले गैस निकलती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित कर देती हैं। अभी मैंने आपको ज्वालामुखी बताया। भूकंप के बारे में तो आप जानते हैं ना, जब भूकंप आता तो धरती, हमारी जो ज़मीन है वो वाइब्रेट करने लगती, हिलने लगती है। और भूकंप तीव्र गति में भी आते हैं और भूकंप धीमी गति में भी आते हैं। जो तीव्र गति में भूकंप आते हैं उनसे बहुत सारा क्या होता है? नुकसान हो जाता है। और धीमी गति वाले तो नुकसान उनसे होता है लेकिन बहुत अधिक नहीं होता, लेकिन हमें उसका पता चल जाता है। तो लेकिन ये भूकंप आते कैसे हैं? तो भूकंप कब आते हैं? जब पृथ्वी की सतह पर जो अचानक से कंपन होने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। और ये पृथ्वी पर स्थलमंडलीय प्लेटों की गति का प्रमाण है। हल्के भूकंप से लेकर मैंने आपको बताया विनाशकारी प्रभाव वाले भी भूकंप आते हैं। भूकंप की वजह से बहुत सारे नुकसान भी हो जाते हैं। स्थलमंडलीय प्लेटों की गति के फलस्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल उत्पन्न होती है, और इन हलचलों के कारण ही पृथ्वी में भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। और पृथ्वी के अंदर क्या होता है? पृथ्वी के अंदर जहाँ से कंपन उत्पन्न होता है उस जगह को हम कहते हैं भूकंप उद्भव केंद्र, मतलब फोकस, इंग्लिश में उसको बोलते हैं। वो वहाँ से भूकंप आया तो उसको हम बोलेंगे फोकस। और इस उद्गम के ठीक ऊपर का जो धरातल पर स्थित होता है उसको बोलते हैं इपीसेंटर। और इस स्थान की भूकंपीय तरंगें जो होती हैं वो सबसे पहले धरातल पर आती हैं, और ये क्या होता है? फैलती हैं। और जैसे किसी जैसे तालाब का पानी आपने देखा शांत है, और आप उसमें कंकड़ फेंक कर मार देते हैं तो क्या होता है? उस पानी में क्या हो जाता है? हलचल हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा भूकंप होता है कि ज़मीन मतलब बिल्कुल शांत है और एकदम से अचानक से धरती में जो प्लेटें हैं होती हैं वो आपस में मिलती हैं, हिलती हैं, उनसे कंपन होने लगता है, तो ये हमारा भूकंप होता है। ये तो भूकंप तो हम जो ज़मीन पर आता है उसको भूकंप बोलते हैं। और ये भूकंप हमारा समुद्र की तलहटी में भी आता है। जो समुद्र की तलहटी पर भूकंप आता है उसको हम बोलते हैं सुनामी। क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। और प्रशांत महासागर के चारों ओर विश्व के लगभग 80% भूकंप आते हैं और एवं ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? सर्कम पैसिफिक फायर रिंग कहते हैं। इसके अतिरिक्त भूकंप का दूसरा क्षेत्र भूमध्य सागर से हिमालय पर्वत तक फैला हुआ है, और इसको क्या बोलते हैं? अंतः महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। और भूकंप से बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए? आपको भी पता है, जब भूकंप बहुत तीव्र गति से आता है तो बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। तो उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपको क्या करना है? तो आपको घर के बाहर से निकल करके, मतलब घर से निकल करके बाहर खुली जगह में आ जाना है। और आप शहरी क्षेत्र में हैं तब भी आपको क्या करना है? आप उस तख्त के नीचे, मेज के नीचे, किसी वस्तु के नीचे छिप सकते हैं। और अगर मकान बहुमंजिला है तो आप मकान से क्या करेंगे? बाहर निकल कर आ जाएंगे और एक खुले स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और यदि आप खुले क्षेत्र में रहें तो वहाँ पर आप देखेंगे बिजली का खंभा या फिर मकान है उसके आसपास नहीं खड़े होंगे, उनसे थोड़ा सा दूर जा कर के खड़े हो जाएंगे। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं, मान लीजिए फ्लाईओवर है या पावर लाइन है या विज्ञापन बोर्ड है, तो उनसे भी आप हट करके
खड़े हो जाएंगे, क्योंकि भूकंप आने से धरती हिलती है और हिलने की वजह से वो सारी चीज़ें गिर सकती हैं। तो उनसे बचाव के लिए आप एक तरफ जाकर खुली जगह में खड़े हो जाएंगे। और यदि आप सिनेमा हॉल ऑडिटोरियम में हैं तो क्या करेंगे, आप तुरंत सिर पर हाथ रखते हुए निकलकर दूर खड़े हो जाएंगे। तो वैसे तो भूकंप आने से कुछ लाभ भी होता है, जैसे कि भूकंप आने से तरंगे जो है पृथ्वी को पार कर जाती हैं, जिससे हमें पृथ्वी के भीतर की जानकारी मिलती है। और भूकंप आने से बहुमूल्य खनिज पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। और समुद्री भाग में भूकंप आने से जो उनके कुछ तटीय भाग नीचे धंस जाते हैं, जिससे गहरी खाइयों का निर्माण हो जाता है। और उससे क्या होता है, जो बंदरगाह होते हैं, हमारा जो व्यापार है वो आसानी से हो जाता है, वहाँ से पानी के जहाज आ जा सकते हैं। और भूकंप से हानियाँ क्या होती हैं, भूकंप से सड़क, रेल पटरी आदि क्या होती है, टूट जाती है, मकान नष्ट हो जाते हैं। और प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन मतलब ज़मीन जो होती है वो तेज़ी से फटने लगती है। और गहरे समुद्री भागों में तीव्र भूकंप आने से कारण सुनामी जैसी लहरें उत्पन्न होती हैं और उनसे जन धन को हानि होती है। तो मैंने आपको ज्वालामुखी के बारे में बता दिया, भूकंप के बारे में बता दिया। तो मैंने आपको बताया 2 प्रकार के बल होते हैं। हमने इसमें जो पढ़ा वो आंतरिक बल के बारे में पढ़ा, और बाह्य बल के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।